हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेल बायोलॉजी का हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन जो कि आपकी सेल बाउंड्री का पहला पार्ट है। फिर सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोकैलिक्स भी देखेंगे। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल लेमिली, प्लाज्मा लेमिली, ठीक है ना, आप कोई सा भी कहेंगे। ये रिपीट हो गया है, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी नाम लेंगे, ये एक ही बात है, एक ही सेल बाउंड्री को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि सेल बाउंड्री में अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे लिविंग सेल में एसेंशियल है, ये होगा ही। ठीक है ना, ऑल लिविंग सेल्स आर कवर्ड बाय थिन डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल एंड लिविंग बाउंड्री। ठीक है ना, सेल वॉल डेड होता है, ग्लाइकोकैलिक्स डेड होता है, जबकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे या बायो मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये लिविंग होता है। ठीक है, ये थिन होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है। ठीक है ना, ये थिन होगा, डेलिकेट होगा, नाजुक होगा, इजिली ब्रेकेबल होगा और इलास्टिक होगा, ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपने रबर देखा, रबर, तो ये क्या होता है, रबर को आप अगर टच करेंगे तो वो बहुत इजीली डिस्टर्ब होता है, इस कारण से हम उसे क्या कहते हैं, डेलिकेट कहते हैं। उसे इलास्टिक, उसका इलास्टिक नेचर था, आप उसको फैला सकते हैं, है ना। तो जब सेल छोटा होगा तो उसमें सेल मेम्ब्रेन उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, जब सेल बड़ा होगा, खा पी करके थोड़ा सा और ज्यादा मोटा ताजा होगा, तो क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन भी इतना बड़ा हो जाएगा, ये इलास्टिक नेचर का होता है इसके कारण से। ठीक है, और हम बात करते हैं कि ये पतला होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल है तो एक एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज्ड सरफेस में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बाहर से कोई चीज ताजी ताजी अंदर नहीं जाएगी, अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, तो सेल मर जाएगा। जैसे कि तालाब, हम जानते हैं कि नदियां बहती रहती हैं तो उसमें पानी हमेशा फ्रेश रहता है, जबकि जो तालाब है वो बाउंडेड है और उसमें से पानी स्टैग्नेंट है, तो स्टैग्नेंट पार्ट पानी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर सड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके कारण से क्या है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म का यूज करता है, लेकिन सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा, ये चॉइस करेगा कि हाँ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमें अंदर चाहिए तो उसको लाएगा, जिस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए उसको अंदर नहीं लाएगा। बाहर भी कौन सा मटेरियल इसका जाना चाहिए, इस मामले में भी ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है, लेकिन कैसा परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसको हम ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल नहीं है, ये परमिएबल है, लेकिन कैसा परमिएबल है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये चॉइस के हिसाब से किसी मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा या फिर बाहर जाने देगा। ठीक है, इट पजेस लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पजेस करता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को पजेस करता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन, अगर हम बात करेंगे प्रोटीन एंड लिपिड किसमें, ये जो है अलग अलग तरह के सेल में ये वेरी करता है। अलग अलग तरह के सेल में जो है ये रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड जो है ये वेरी कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट को। इरिथ्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ये इरिथ्रो वर्ड जो है इसका मतलब होता है रेड, और साइट बोले तो क्या, सेल, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरिथ्रोसाइट। इस इरिथ्रोसाइट में अगर हम प्रोटीन के परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है ना, ये आपको नीट में पूछा भी गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करेंगे बायो मेम्ब्रेन में तो लिपिड की बात करते हैं तो वो 40% फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स ये आ जाते हैं इसके लिपिड पार्ट में। प्रोटीन पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, खास करके अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के, तो ह्यूमन का ये इरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो इरिथ्रोसाइट में लिपिड का परसेंटेज ये है, और इसके बारे में हमने ये कंपोनेंट्स लिखे हैं इसके कि मेनली उसमें 40% है, मेनली क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन में तो इसका जो प्रोटीन लेयर होता है ये आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है, ये अमाइनो एसिड्स है, इसके बारे में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, बोले तो क्या, ये शुगर का ही एक फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लगभग 1 से 2% होता है। ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पर है आपके पास नोट में कि सेल मेम्ब्रेन
इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि हर जगह के हर एक तरह के सेल में ये प्रेजेंट होगा, ये ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह, ठीक है ना। स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट्स एंड आर सिमिलर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन। हम लोग अब इसके एक एक मॉडल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बायोमेम्ब्रेन के एक एक मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट मॉडल जो आता है सैंडविच या फिर ट्राई मतलब तीन, ट्राई लेमिलर। लेमिलर का मतलब क्या, लेमिला का मतलब क्या होता है, परत, ठीक है ना। तो या तो सैंडविच मॉडल की बात करेंगे, सैंडविच बोले तो क्या, एक जैसे कि ये ब्रेड का टुकड़ा, ये दूसरा ब्रेड का टुकड़ा और यहाँ पर बीच में आलू, ठीक है ना। तो ये बन गया क्या, सैंडविच, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये ट्राई, एक दो और तीन, तीन लेमिला, तीन परत से बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्राई लेमिलर मॉडल, ठीक है। दिया गया था किसके द्वारा, डेनेली एंड डेविसन। डेनेली एंड डेविसन 1935, डेनेली एंड डेविसन 1935 में ये दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर हम लोग बात करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, वही मैं बात कर रहा था अभी, 3 लेयर्स विच इज अ बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड, बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा एक ट्राइलेमेलर मॉडल या फिर सैंडविच मॉडल। इसमें देखते हैं कि ये वाला जो ऊपर ऊपर जो ये लेयर देख रहे हैं और ये नीचे से जो लेयर देख रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रोटीन लेयर है। और कैसे लेयर हैं, सिंगल सिंगल लेयर है, एक लेयर ऊपर है सिंगल और एक लेयर नीचे है सिंगल, अभी मिंगल नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जबकि लिपिड बाइलेयर की अगर बात करते हैं तो ये लिपिड का एक लेयर ये लिपिड का, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, लिपिड बाई लेयर, ये आपस में ही मिंगल है, ठीक है ना। तो ये दो लेयर एक साथ, तो लिपिड बाई लेयर हमने कहा, और चूंकि एक ही जैसे हैं तो इसे हम एक लेयर मान करके चलें, एक लेयर ये पूरा का पूरा लिपिड बाई लेयर, एक लेयर, एक प्रोटीन का लेयर ऊपर, एक प्रोटीन का लेयर नीचे, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 3 लेयर्स, ठीक है। तो जिसमें से प्रोटीन लेयर की अगर थिकनेस की बात करेंगे तो 20 एंगस्ट्रम अप्रोक्स होता है, और लिपिड बाइलेयर का थिकनेस कितना होता है, लगभग 35 एंगस्ट्रम। टोटल मिलाकर के लगभग कितना होता है, 75 एंगस्ट्रम। टोटल मिलाकर के लगभग कितना होता है, 75 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। एंगस्ट्रम तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, PLLP स्ट्रक्चर। ये 2004-5 से लेकर के 10 तक में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। PLLP स्ट्रक्चर क्या होता है, PLLP स्ट्रक्चर देखिए, ये प्रोटीन, ये लिपिड, फिर ये लिपिड, फिर ये प्रोटीन, ठीक है ना। तो PLLP स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। कहीं कहीं पर क्या होगा कि इसे पुराने क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसे घुमा घुमा करके भी पूछा गया है। PLLP एक ऑप्शन दे दिया, PL दूसरा ऑप्शन दे दिया, या फिर LPPL तीसरा ऑप्शन दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया LPLP, ठीक है। और सेलेक्ट करना होता था कि बताइए ट्राइलेमेलर मॉडल किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, तो इसे सेलेक्ट करना होता था PLLP को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से एक लिपिड मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाल करके देखा है। तो ये पोर्शन यहाँ से ऊपर है इसे हेड कहते हैं, और इस पोर्शन को नीचे को टेल कहते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो हेड होता है ये कैसा होता है, पोलर होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, और वाटर हम जानते हैं कि एक पोलर सब्सटेंस है, तो ये पोलर पोलर एक दूसरे को क्या करेगा, आराम से अपने से क्रॉस होने देगा, ठीक है ना। और नॉन पोलर है तो ये वाटर के लिए क्या होता है, वाटर को हेट करता है, वाटर को हेट करता है। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हेड और ये हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है ना। आप लोग फोबिया वर्ड जानते हो, फोबिया वर्ड का मतलब होता है क्या, डर, ठीक है ना। और फिलिया वर्ड का मतलब क्या होता है, लव, किसी चीज से लव, ठीक है। तो हाइड्रो बोले तो क्या, वाटर, वाटर से लव नेचर कौन रखता है, पोलर हेड, और वाटर से हेट नेचर कौन रखता है, नॉन पोलर टेल, ठीक है। तो एक लिपिड बायोमोलिक्यूल, एक लिपिड लेयर के बारे में बात हो गई मेरी, सॉरी एक लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में बात हो गई। तो वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के नेचर का होता है, और यही कारण है कि आप लिपिड मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं।
एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इसका दोनों ही तरह का नेचर होता है। ठीक है, हमने ट्राइलेमिनर मॉडल डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, इसका भी सेम ही कंसेप्ट था, बस इन्होंने क्या कहा कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होते हैं। मान लेते हैं केमिकली जो है ना बेसिकली बहुत हद तक सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शनली की अगर हम बात करेंगे तो हर जगह सेम नेचर के नहीं होते हैं, इस वजह से भी ये रिजेक्ट हुआ। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर दोनों का लगभग सेम ही था। Both of the above models are rejected because they fail to explain the selectively permeable nature of the plasma membrane। ठीक है ना, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर को एक्सप्लेन करने में वो लोग क्या हो गए, फेल कर गए, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, अगर आप डेफिनेशन में इसको शामिल करते हो तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साइंटिस्ट की एक कमिटी होती है, जब आप किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हो और उसे जर्नल्स में डालते हो तो वो साइंटिस्ट की कमेटी क्या होती है, आपको इनवाइट करते हो और आपको उनके सामने एक्सप्लेनेशन देना होता है कि बताइए ये आपने कैसे किया। ठीक है ना, तो जैसे ही आप वहां पर सेलेक्टिवली परमेबल नेचर के बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया, उन लोगों ने पूछा कि ठीक है आप इसे करके दिखाइए, कैसे उन्होंने, या फिर इसे आप थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली किसी भी तरीके से इसे समझा करके दिखाइए, वो लोग इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इस वजह से उनकी थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि उस समय तक सेल के बारे में डिटेल स्टडी नहीं थी, डिटेल स्टडी नहीं होने के कारण ही वो लोग इस जगह पर मात खा गए। ये चीजें कब जाकर के ओवरकम हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टडीज अगर किसी पर देखी गई हैं तो वो है ह्यूमन आरबीसी, अनियन पील, ठीक है ना, प्याज का जो छिलका होता है उस छिलके में जो एक एक सेल होते हैं ना उस पर बेस्ट स्टडी देखी गई है, और ह्यूमन चीक सेल्स। ठीक है ना, आपको 10th के असाइनमेंट्स वगैरह में भी इस के बारे में बताया गया होगा कि ह्यूमन के अंदर का चीक का जो सेल होता है, ये ऊपर नहीं, ये चीक नहीं, अंदर से, चिक के अंदर से जो वो सेल होता है ना, उसको जिसको आप काट काट करके कुछ लोग खाते रहते हैं, है ना, उस वाले सेल को निकाल करके उसमें से क्या करते हैं कि उस वाले टिश्यू को जमा करते हैं और उसमें से किसी सेल को की हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट सक्सेसफुल स्टडी इन्हीं सब पर हुई थी। अब आते हैं एक और मॉडल पर जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि फ्लूइड का पूरा समुद्र हो और मोज़ेक फॉर्म में, यानी कि चितकबरे फॉर्म में कहीं कहीं पर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस कारण से इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। ठीक है, ये दिया गया किसके द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया, कब, 1972 में। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया 1972 में। ये लेटेस्ट है एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है पूरे वर्ल्ड में। लगभग देखा जाए तो अभी तक इसी मॉडल को मान करके हर एक स्टडीज होती हैं। ठीक है, ऑफ प्लाज्मा लेमा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। यही में हम लोग बात थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आप अगर बना सकते हैं तो इसे जरूर बनाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, ये बीच में कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे इंटरप्ट करना पड़ा, उसके ये तो ये इंटरप्ट नहीं भी करते तो भी चलता। ठीक है ना, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है और ये लिपिड बाइलेयर के कारण हमें नज़र नहीं हो पा रहा है, ये अंदर से ही धंस करके यहाँ पर निकला है ऐसे करके, ये इस तरीके से हमें ये दिख रहा है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ये देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर एम्बेड हुए पड़े, यहाँ पर ये पूरी तरह से एम्बेड हुआ पड़ा है। उसके अलावा ये हम कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसमें मैंने दिखा रखा है यहाँ पर कोई एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है। ठीक है,
अलग अलग तरह के प्रोटीन क्या है कि पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा लिपिड बाइलेयर है और इसमें जगह जगह ये क्या है, बिखरे पड़े हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, बिखरे पड़े हैं। इस कारण से इसे क्या कहा गया, मोज़ेक कहा गया। ठीक है ना, मोज़ेक का मतलब होता है चितकबरा। जैसे आपने चितकबरा कुत्ता देखा, उसी तरीके से चितकबरा जो होता है ना, ये चितकबरा पैटर्न जो होता है कि अगर पूरा एक कलर हो और उसके ऊपर में कोई कोई और कलर धब्बे की फॉर्म में कहीं कहीं पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक लिपिड बाइलेयर है, ये प्रोटीन है, ये शुगर मॉलिक्यूल इस पर है, ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। इस पर हम लोग आगे और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, सबको स्टडी करेंगे, फॉस्फोलिपिड लेयर को भी स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स को भी स्टडी करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को भी करेंगे, स्पेक्ट्रिन के बारे में भी करेंगे, टनल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, सब के बारे में बात करेंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन बोले तो या फिर इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत काम देंगे ये आप लोगों को। ठीक है ना, और ये जो है, ये टनल प्रोटीन के बीच में मैंने एक स्पेस दिखाया है जिसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, पोर कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू, इसके अक्रॉस क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया प्लाज्मा लेमा का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या है, प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट है। 10 membrane is termed as protein iceberg in a sea of phospholipid। ऐसा लग रहा है कि फॉस्फोलिपिड का सी है, समुद्र है, और बीच बीच में एज ए आइसबर्ग, एक बर्फ के टुकड़े की तरह क्या इसमें तैर रहे हैं, प्रोटीन्स तैर रहे हैं। एक और इसमें कंसेप्ट दिया गया कि गुलाब जामुन इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड या फिर शुगर। ठीक है, गुलाब जामुन इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन होता है उसमें जहां तहां गुलाब जामुन तैरते रहते हैं ना, उसी तरीके से तो पूरा का पूरा जो ये है शुगर सॉल्यूशन है, उसे किसे उसका नाम किसको दिया गया है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को, और उसमें गुलाब जामुन किसको कहा गया है, प्रोटीन्स को कहा गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ये रस की चाशनी हो और इसमें जगह जगह गुलाब जामुन डूबे हुए हों। ठीक है ना, ये बड़े ही मीठे मीठे कंसेप्ट दिए गए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि किसके टाइप होते हैं, ओलिगोसैकेराइड के टाइप होते हैं। इसके बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड के टाइप होते हैं, ठीक है ना, जब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सैकेराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहते हैं, तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं, आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ग्लाइकोलिपिड है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था ग्लाइकोलिपिड, ये अगर जैसे प्रोटीन है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड जो है ये आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन, जिसमें एक सेल दूसरे सेल को पहचानने का काम करता है कि क्या ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, डिफरेंट भले हो लेकिन हार्मफुल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल अगर हम सेल टू सेल रिकॉग्निशन का बात करते हैं तो ये है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जहां पर स्पर्म सेल और एग सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, कि ह्यूमन का ही स्पर्म है या फिर स्पर्म भी है तो ये कैसा है, ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये चीज पहचानने का काम कौन करती है, एग और स्पर्म एक दूसरे को पहचानने का काम करते हैं, तो ये भी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में आता है। और दूसरा एग्जांपल है ब्लड एंटीजन रिकॉग्निशन। ठीक ना, ब्लड का जो मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, तो आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है, उसको अगर हम कोई और ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो वो क्या है कि वो ब्लड अंदर जाकर के क्या करेगा, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में फेल कर जाएगा। ठीक है ना, फेल कर जाए, क्योंकि आपके ब्लड के पास एक एंटीजन प्रेजेंट है, आपके ब्लड के सेल्स के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है, जो कि दूसरे आरबीसी जो आ रहे हैं उनके पास में उनको पहचानने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्लड एंटीजन रिकॉग्निशन भी बात करते हैं, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पीएम में मैं बात कर चुका था कि पीएम जो है ना, मैं शॉर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिखूंगा, हैज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, लगभग 30 टाइप के एंजाइम होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम की हम लोग बात करते हैं एटीपीएज। ठीक है ना, एटीपीएज, और इसको हम लोग बोलते हैं
एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एटीपी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है एटीपी का, तो इसके पास 1 2 और 3 जो है फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर पी लिख रहा हूँ, फॉस्फेट मत समझ आना, फॉस्फेट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो इसमें से क्या होता है कि जो एटीपीएज होता है वो क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा और इस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को वो यूज करेगा, सेल क्या करेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने में। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाहर से अंदर लाना जरूरी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपको आपके सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी वो इसी एटीपी मॉलिक्यूल से लेते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा ये केमिकल यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, एटीपीएज, ठीक है ना। तो ये एक एटीपी टूट गया तो दो ही एटीपी, अब दो ही फॉस्फेट बचा, तो अब इसे क्या कहेंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 थे तो ट्राइफॉस्फेट, 2 बचे तो डाइफॉस्फेट, एक और मान लो कि एटीपी यूज करके तोड़ दिया, तब ये क्या हो जाएगा, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको जल्दी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टफ हो जाता है थोड़ा सा। इज मोर इंपॉर्टेंट, ATPase एंजाइम हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, है ना, अगर कोई सॉल्यूट है, अगर कोई मतलब सब्सटेंस जिसका की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है और सेल के लिए वो जरूरी चीज है, तो वो उसको आराम से इजीली बिना एनर्जी खर्च किए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण बाहर से अंदर ला सकता है। लेकिन अगर कोई मटेरियल है जो कि बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस मॉलिक्यूल को अगर अंदर लाना पड़ेगा, फिर भी उसे अंदर लेना जरूरी है, और इसको अगर अंदर लाना पड़ेगा तो ये ऐसे अंदर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पर जो होगा इसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ये एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। पहले सिमेट्री समझ लो आप। सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी चीज है अगर आप उसे किसी भी एक्सिस से अगर काटते हो तो दो अगर इक्वल पार्ट में काट सकते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इस वाले पार्ट को चाहे आप ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, किसी भी एक्सिस पर काट लो, ये सिमेट्रिक में करते हैं। हमेशा आपको इक्वल टू हाफ्स मिलते हैं और दोनों ही हाफ में सारे कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को आप कहीं से काटोगे, सपोज करो यहाँ से काट लिया, तो इधर देख रहे हैं स्ट्रक्चर अलग है, इधर स्ट्रक्चर अलग है, सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए आप, आउटर सरफेस, आप इसको ऐसे भी काटोगे ना तो भी देखिए बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह हैं जो ऊपर रह जा रहे हैं, वो नीचे नहीं आते हैं, है ना। इस कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। एंड स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। यहाँ पर मैंने आपको स्पेक्ट्रिन दिखाया, इसमें मैंने स्पेक्ट्रिन नहीं दिखा। देखिए स्पेक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ इनर पर प्रेजेंट है, जबकि बहुत सारे ऐसे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सिर्फ आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पर वो आए ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग इसके एक एक कंपोनेंट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए थैंक्स।